हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे बड़ी इम्पोर्टेंट ख़बरें हैं पाकिस्तान के हवाले से और अफ़गानिस्तान के हवाले से। वैसे भी जब हम बात करते हैं दोनों कंट्रीज़ की, तो अनफॉर्चुनेटली दोनों के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी चलती है, थोड़ी-सी बेहतरी आती है, लेकिन एकदम से शिफ्ट होता है और फिर काबुल से और उसके साथ-साथ इस्लामाबाद से मुख्तलिफ बयानात आना शुरू हो जाते हैं। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था जोब में, एक अटैक हुआ था आर्मी के रीजन के ऊपर। वहाँ पर जो लोग मारे गए थे उसमें कहा गया कि 3 उसमें से अफ़गानिस्तान के थे। उसके ऊपर ज़बीउल्लाह मुजाहिद और वहाँ की जो फ़ॉरेन मिनिस्ट्री है, उनका एक बाकायदा उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ जारी किया है और उस हवाले से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कही हैं। अब बात ये होती है कि हम जब इस तरह की बयानबाज़ी करते हैं, तो उससे शायद मैं ये कहूँगा कि नुकसान ज़्यादा होता है और फ़ायदा कम होता है। पाकिस्तान के 3 अफ़गान शहरियों की जोब हमले में मुलविस होने के इल्ज़ाम पर अमारत इस्लामी का 18 पाकिस्तानी दाइश जंगजू को हलाक करने और दर्जनों पाकिस्तानी दाइश जंगजू दस्तावेज़ात समेत पकड़ने का जवाबी इल्ज़ाम। ये बाकायदा इन्होंने एक प्रेस रिलीज़ है जो पश्तो में इन्होंने शाया किया है, रिलीज़ किया है ये आ रहा। तो व्हाट द थिंग इज़ कि अगर खाली बयानों से ये चीज़ें सही होती, तो फिर तो बहुत अच्छा था, लेकिन अनफॉर्च्युनेटली ऐसा होता नहीं है। इससे चीज़ें ख़राब होती हैं। हमारे आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर साहब ने अभी कुछ दिन पहले एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा था कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है और वहाँ से लोगों को सपोर्ट मिलती है, उन लोगों को जो हमारे ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। इसके साथ-साथ मौला याकूब साहब का भी एक स्टेटमेंट है, वो भी आपको बताऊँगा कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन इस वक़्त एक दफ़ा फिर सिचुएशन काफ़ी गर्म है, माहौल काफ़ी गर्म है, बड़ा हाइप क्रिएट किया गया है। हो क्या रहा है ड्यूरल लाइन के इस पार और उस पार, इस पे बात करेंगे और इसकी तफ़सील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। सबसे पहले आएँगे पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के स्टेटमेंट पे कि वो क्या कह रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर होने वाली ज़्यादातर जो हालात की ख़राबी है, जिसमें टीटीपी है, जिसमें आईएसआईके है, जिसको खुरासान कहा जाता है, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान भी कहा जाता है। उनके जो ज़्यादातर हमले हैं या चीज़ें हैं, उसमें अफ़गानिस्तान की एक सपोर्ट ये है कि वहाँ पे उनको एक बड़े उनके लिए सेफ हेवन्स अवेलेबल हैं। लेकिन ये बात जब पहले भी ये इल्ज़ाम हम लगाते थे अफ़गानिस्तान पर, जिस वक़्त अशरफ गनी साहब वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उस वक़्त भी वहाँ से जवाब आता था कि पाकिस्तान अपनी गलतियों को बजाय सुधारने के इल्ज़ामात की बौछार कर रहा है काबुल के ऊपर। अब चूँकि 2 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट, जो हुकूमत है वहाँ पर अफ़गान तालिबान की या इमारत इस्लामी की, उन्होंने भी अब यही जवाब दिया है कि भई ये लोग तो आपके हैं और ऐसा है। अब अगर मैं कहूँ कि टीटीपी के सारे लोग अफ़गानी हैं, तो मतलब ये गलत बात होगी। उसकी वजह ये है कि टीटीपी के बहुत सारे लोग जिस वक़्त सवात से इसका आगाज़ किया गया 2004-5 में, जिस वक़्त मौलाना फ़ज़लुल्लाह इसको लीड करते थे और फिर वहाँ पे ऑपरेशंस हुए और ये जो नूरिस्तान प्रोविंस है, हेलमंद के इलाके में ये लोग शिफ्ट हुए, तो वो यकीनन सूफ़ी मोहम्मद मौलाना सूफ़ी मोहम्मद, अगर आप लोगों को याद हो, जिन्होंने 90s के ज़माने में सवात के अंदर इस तरीके की चीज़ें शुरू करवाई थी। और ख़ैर उन्होंने कहा कि मैं इस्लामिक लॉज़ और ये चीज़ें लेके आना चाहता हूँ। तो ये उनके ग्रैंड सा वो दामाद थे, इनके सन इन लॉ थे सूफ़ी मोहम्मद साहब के। तो वो यकीनन वो कोई ना तो हिंदुस्तान से थे, ना वो अफ़गानिस्तान से थे, ना वो चाइना से थे, ना वो ईरान से थे। उनका ताल्लुक पाकिस्तान से था और पाकिस्तान के इलाके सवात में इमाम डेरी जो है वहाँ का रहने वाले थे। तो अब ये वाली चीज़ करना कि ये वहाँ से लोग आए, मैं ये नहीं कहता कि वहाँ से वो नहीं आते, उनको सपोर्ट है, उनको ट्रेनिंग्स और अभी कुछ दिन पहले हमारे सीनियर हमारे भाई
सलीम साफ़ी साहब का एक आर्टिकल था, उन्होंने कहा कि पहले इन लोगों का इकट्ठा होना, क्योंकि एक तरफ से अफ़गान फ़ोर्सेस, नाटो फ़ोर्सेस इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करती थी, फिर अमेरिकन ड्रोन्स इनको अटैक करते थे, फिर बल्कि चौथी साइड से पाकिस्तान की फ़ोर्सेस जो है इनको यहाँ से बड़ा टफ टाइम देती थी, तो इनके लिए इकट्ठा होना बहुत मुश्किल था। अब वो सारी चीज़ें नहीं हैं, अफ़गानिस्तान में अमेरिकन फ़ोर्सेस, नाटो फ़ोर्सेस नहीं है, अफ़गान फ़ोर्सेस भी उस तरह की नहीं है, अगर है भी तो इनके खिलाफ वो कोई कार्रवाई नहीं करती। एक चीज़ तो ये हो गई कि वहाँ से इनको सुकून हो गया। अब अगर वहाँ पे ये रहते हैं तो इनको कोई मुश्किल पेश नहीं आती। फिर दूसरी तरफ से जब हम ये देखते हैं कि अमेरिकन ड्रोन्स जो इनको इकट्ठा होने नहीं देते और हर 24/7 इनके सरों के ऊपर होते थे, और बहुत सारे लोगों को, इनके बड़े-बड़े लीडर्स को उसने टारगेट भी किया था, तो उसकी वजह से इनके लिए अपना काम करना बड़ा मुश्किल होता था बॉर्डर के दोनों तरफ, पाकिस्तान के एरियाज़ में भी और अफ़गानिस्तान के एरियाज़ में भी। अब वो चीज़ भी खत्म हो गई। फिर रह गई जी पाकिस्तानी फ़ोर्सेस। पाकिस्तानी फ़ोर्सेस नो डाउट पहले भी लड़ती थी, अब भी लड़ रही है, लेकिन उनके लिए ये जंग अब बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल कैसे कि ये लोग आते हैं, अपना काम करते हैं, या ट्रेनिंग करते हैं, ये फिर उस सूरत में आते हैं। ये बाकी रहते शायद कुछ इलाकों में होंगे, लेकिन मोस्टली ये बॉर्डर के उस पार रहते हैं। तो ये चीज़ पाकिस्तान के लिए मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है। अब आसिम मुनीर साहब ने बयान तो दे दिया, लेकिन क्या बयानात देने से, मैंने पहले भी ये बात कही थी कि क्या बयानात देने से ये हालात सही हो सकते हैं? या हमें मिल के बैठना पड़ेगा और क्लीयरेंस देनी पड़ेगी एक दूसरे को? क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर, मतलब आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट कि दोनों एक दूसरे के ऊपर किसी किस्म का ट्रस्ट नहीं करते। इस्लामाबाद काबुल पे ट्रस्ट नहीं करता और काबुल इस्लामाबाद पे ट्रस्ट नहीं करता। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से ये मसाइल हमें देखने को मिल रहे हैं। अब अगर पाकिस्तान ये कहता है कि पाकिस्तान कार्रवाई, अफ़गानिस्तान की इमारत इस्लामी कार्रवाई करे, तो वो भी मैं ये कहूँगा कि तकरीबन ओ ना ही है। फिर पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन बचता है कि जी पाकिस्तान कार्रवाई करे, लेकिन पाकिस्तान ने ये ट्राई आज से 2-3 महीने पहले की थी, जिसका जवाब बड़ा सख्त आया था काबुल से, और कहा गया था कि हमें मजबूर ना करें, कि फिर आपके लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान ने ऐसी कोई चीज़ नहीं की, और मेरे ख़्याल में किसी दूसरे कंट्री में जाना, फिर हम उस नैरेटिव को सपोर्ट यानी कहेंगे, जो हिंदुस्तान कहता है कि अगर पाकिस्तान के अंदर हमारे खिलाफ कोई चीज़ है, तो हम उसको अटैक करें। फिर उनकी जो बात होगी, वो कहेंगे भई आप अगर वहाँ कर सकते हैं, वो एक अलग कंट्री है, फिर हम यहाँ पे करते हैं, ये भी एक अलग कंट्री है, और हमारे जो फ़ोर्सेस को अटैक करने वाले लोग हैं, उनके वहाँ भी मौजूदगी है, तो हमने ये कर दिया। तो ये एक, जिसे कहते हैं कि एक बहुत बड़ा जवाज़ बन जाएगा, तो शायद अब ये बात, इस बात की वजह से मेरे ख़्याल में ये पाकिस्तान की फ़ोर्सेस को और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये बात समझ आई कि भई दूसरी तरफ तो हमारे इंडिया, अगर एक तरफ हमारे अफ़गानिस्तान है, तो दूसरी तरफ हमारे हिंदुस्तान है। तो वहाँ पे फिर हम क्या कहेंगे कि वो उनको अगर हम गलत कहेंगे और इसको सही कहेंगे, तो फिर ये जोड़ बनता नहीं है। तो इस वजह से भी, और फिर अफ़गानिस्तान की तरफ से भी जो रिस्पॉन्ड आया था और जो उन्होंने कहा था, बड़ा क्लियर कट, कि ये तो आप लोगों ने किया, लेकिन आइंदा अगर इस किस्म की कोई हरकत की, तो ज़रूरी नहीं कि वो F-16 को मार गिराने की ताकत रखते हैं, बट व्हाट द थिंग इज़, बाकी चीज़ें उनके पास पूरी हैं और वो पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकते हैं। ये पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान के इदारों को ये पोज़ीशन पता है। अच्छा, अब आते हैं, मुल्ला याकूब साहब मुल्ला उमर साहब के बेटे हैं और डिफेंस मिनिस्टर ऑफ अफ़गानिस्तान हैं। वो कह रहे हैं कि जी, किसी मुल्क के अंदर हमले करना, इसका कोई जवाज़ नहीं बनता। यानी उनका इनडायरेक्टली जो मतलब है, वो पाकिस्तान में टीटीपी के हवाले से। लेकिन व्हाट द थिंग इज़ कि उनके इस बयान से टीटीपी के लोग रुक जाएँगे? मेरा नहीं ख़्याल, क्योंकि बयान की हद तक उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने कहा ये नाजायज़ है, इसका रिलिजन से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन क्या किसी भी इंसान के ऊपर बेगुनाह लोगों को मारना, या एक जंग मुसल्लत करने की कोशिश करना, कहाँ का मतलब ये किसी भी रिलिजन में ये अलाउ करता है। तो उनकी बात तो बहुत हद तक दुरुस्त है, लेकिन उस पे अमल दरामद टीटीपी कितना करती है, आईएसआईके कितना करती है, जो बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि वो तो अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ भी उन्होंने एक महाज़ खोला हुआ है और वहाँ पे वो लोग लड़ रहे हैं। इसीलिए बयान, मैं कहता हूँ, बहुत एप्रिशिएट करता हूँ मुल्ला याकूब साहब के स्टेटमेंट को, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, वो बड़ा अहम है।
وہ بڑا ضروری ہے کہ واقعی وہ ان کے بیان کے بعد ان چیزوں کو روک لیں گے یا نہیں۔ لیکن افسوس کہ وہ بلیم گیم جو آج سے 2 سال پہلے اشرف غنی صاحب کی حکومت میں چل رہی ہوتی تھی، اب دوبارہ سے افغان طالبان کی حکومت کے ساتھ بھی پاکستان کی شروع ہو چکی ہے، جو اچھی بات نہیں ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ یہ چل رہا ہے۔ ہم ابھی تک ایک دوسرے کے ساتھ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم نہیں کر سکے یا کم نہیں کر سکے۔ دوسری بات، اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کے خلاف کارروائی کیسے کرنی ہے، اس کا کوئی میکینزم ہم نہیں بنا سکے۔ 2 سال پہلے ہم نے ہمارے عمران خان صاحب جو فارمر پرائم منسٹر اور ابھی اٹک جیل میں قید ہے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ انہوں نے آزادی کی زنجیریں توڑ دی ہیں۔ انہوں نے وہ زنجیریں خود تو توڑ دی امریکہ کے خلاف، لیکن وہ زنجیریں بھی انہوں نے توڑوا دی جو پاکستان کے خلاف لڑنے والے لوگ تھے۔ اور وہی 6 سے 7 ہزار 8 ہزار یا 10 ہزار لوگ جو 5 ہزار جیلوں میں بند تھے اور 5 7 ہزار جو ان کے سلیپر سیلز تھے اور وہ انڈر گراؤنڈ گئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی اپنا محاذ پاکستان کے خلاف کھول دیا، دوبارہ سے مل گئے۔ نور ولی مسعود، جو مفتی نور ولی مسعود جو ٹی ٹی پی کو لیڈ کرتے ہیں اور جو بڑے فیمس ہیں کہ بڑے پلاننگ والے اور بڑی آرگنائز طریقے سے وہ کارروائیاں کرتے ہیں، میڈیا کے اوپر بھی اپنا ایک انفلوئنس رکھتے ہیں، ان کو ہینڈل کرنا بھی چیزوں کو بہت اچھے سے آتا ہے۔ اسی لیے پاکستان کے لیے یہ جنگ مشکل ہے، اور جب بھی پاکستانی فورسز کے اوپر حملے ہوتے ہیں تو پھر ہمارے آرمی چیف یہ ہو یا کوئی اور ہو، وہ بیان تو دیتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ بیانات سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم آن گراؤنڈ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں۔ بیانات تو وہ بھی دے دیں گے، انہوں نے جواب ہمیں دے دیا، ہم نے ان کو دے دیا، سو واٹ۔ لیکن جو اصل لوگ ہیں بیچ میں جو کام اپنا کر رہے ہیں یا نکال رہے ہیں، وہ اپنی کارروائیاں لگے ہوئے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک چیز اور جو وہ بھی پاکستان کے لیے میرے خیال میں بڑی الارمنگ ہے، وہ یہ ہے کہ جو پولیس فورس کے لوگ ہیں ہمارے ہاں، انفارچونیٹلی پوری دنیا سے پولیو ختم ہو چکا ہے، لیکن پاکستان اور شاید ایک آدھ کنٹری اور ہے، وہاں پہ ابھی بھی یہ وائرس ہے۔ وہ جو پولیو کی ٹیم ہوتی ہے، زیادہ تر ہماری فیمیلز اس کو سر انجام دیتی ہے، اس ڈیوٹی کو۔ میلز بھی ہوتے ہیں لیکن میجورٹی فیمیل اس کو کرتی ہیں۔ ان کے ساتھ پولیس کے لوگ ہوتے ہیں ڈیوٹی پہ، لیکن ان کے اوپر بہت زیادہ حملے ہوئے ہیں، بہت زیادہ بیچاروں کی جانیں جو ہیں، پولیس فورس کے ہمارے جوانوں کی جانیں گئی ہیں۔ تو ابھی انہوں نے کہا کہ ہم پولیو ورکرز کے ساتھ جو سیکیورٹی کی ڈیوٹی ہے وہ ہم نہیں کریں گے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو اس طرح کی ایک سچویشن آج سے تقریباً 2 3 مہینے پہلے جب پولیس لائن کے مسجد کے اوپر سوسائڈ اٹیک ہوا تھا پشاور میں پولیس لائن پہ، تو اس کے بعد بھی مردان میں اور پشاور میں پولیس فورس نے باقاعدہ پروٹیسٹ کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ہمارے لوگ جو ہے ہمارے حوالے کیا جائے جنہوں نے یہ کچھ کیا ہے۔ لیکن اس کے بعد کوئی خیر خبر نہیں ہے کہ پولیس لائن عملے میں کون سا گروپ تھا، کتنے لوگ تھے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، مکمل خاموشی ہے۔ پھر یہ والی بات کرنا، کیونکہ اس جنگ کے دوران اگر فوج کہتی ہے، حالانکہ افسوس مجھے اس بات پہ ہوتا ہے کہ فوج کے جو لوگ ہیں ان کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، لیکن جو پولیس فورس کے جوان ہوتے ہیں ان کو بڑا کم تر۔ حالانکہ جتنی مشکل جنگ فوج کے جوان لڑ رہے ہیں، اس سے زیادہ مشکل جنگ پولیس فورس کے جوان لڑ رہے ہیں، کیونکہ وہ پبلک میں ہیں، وہ پبلک میں جا رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ اگر وہ ڈیوٹی اگر کر رہے ہیں پولیو ورکرز کے ساتھ، تو وہاں پہ وہ باقاعدہ آبادی والے علاقوں میں جہاں پہ پاپولیشن رہتی ہے وہاں پہ جاتے ہیں، ماسز میں جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ ان کو بیچاروں کو نہیں پتا چلتا کہ بائک پہ جانے والا ہمیں مارنے والا ہے یا بائک پہ جانے والا کوئی عام آدمی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان کی جو جنگ ہے وہ ان کی جنگ سے زیادہ مشکل ہے۔ ان کا تو یہ کہ اگر یہ آپریشن کرے تو ان کو پتا ہے کہ یار ہمیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرنا ہے، اور یہاں سے اگر وہ فائر کرتے ہیں تو یہ بھی فائر کریں گے، ان کو پتا ہے گھیریں گے۔ ٹھیک ہے، نقصان ہوتا ہے دونوں طرف پہ، لیکن پھر بھی ان کو پتا ہوتا ہے کہ یار ہم نے یہ کرنا ہے۔ اب اس پولیس والے کو جو پشاور میں، مردان میں، کوہاٹ میں، سوابی میں، کوئٹہ میں یا کسی اور جگہ ڈیوٹی کر رہا ہے، اس کو نہیں پتا وہ ایک ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے کسی چوک میں کھڑا ہے، وہ کسی پولیو ورکر کے ساتھ ڈیوٹی پہ ہے، یا کسی اور جگہ سیکیورٹی کی وہ ڈیوٹی پہ، اس کو کوئی پتا نہیں چلے کہ میرے ارد گرد لوگوں میں سے کون ہے کہ ابھی گن نکالے گا اور میرے اوپر فائر کر لے، اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے امپورٹنس دونوں کو دینی چاہیے، دونوں اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، ایک بڑی مشکل جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن یہ جنگ اکیلے لڑنے کی نہیں ہے۔ اس کے لیے جنرل صاحب ہو یا کوئی ان کے اور لوگ ہوں،
جب تک پاکستانی عوام سر آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی تو یہ جنگ بہت مشکل ہے۔ دوسری چیز، کابل کو ایز اے کنٹری، ایز اے کیپٹل آف افغانستان لینا پڑے گا، اور اسلام آباد اس کو ایز اے کنٹری ڈکلیئر کرے، مانے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہاں سے بیان دیں گے اور رکیں گے، اوکے سر ہم ابھی بس سب کچھ ٹھیک کر کے آپ کو دے دیتے ہیں۔ ایسا نہ پہلے ہوا ہے، نہ آج ہوگا اور نہ کل ہوگا۔ اس سے مسائل بڑھ سکتے ہیں، مسائل کم نہیں ہو سکتے۔ مسائل تب کم ہوں گے جب ہم ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیں گے اور ایک دوسرے کے سامنے اپنے مسئلے رکھیں گے کہ بھائی یہ آپ کے ہاں ہو رہا ہے، میرے ہاں جو ہو رہا ہے مجھے بتاؤ، آپ کے ہاں جو ہو رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ایمانداری کے ساتھ ہونیسٹلی ہم نے کلیئر کرنا ہے، تو تب جا کے ہوگا۔ ادروائز اس کا حل کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا۔ خیر، we'll see you again in the other news update۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے۔